हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। और क्यों ना अच्छे तरीके से चले। आपके जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस है हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके भविष्य की कामना करता है। तो आपकी भविष्य जरूर संवरेगी और ऐसे ही अच्छी तरीके से पढ़ाई की तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में आज का ये जो क्लास है हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पहला चैप्टर उसके बारे में पहले चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव भी कराए हमने, उसके सब्जेक्टिव भी कराए हमने। तो पहला चैप्टर जो है हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो गोधुली भाग 2 है उसका दूसरा चैप्टर देखेंगे, दूसरा अध्याय देखेंगे। और दूसरे अध्याय का नाम क्या है? विष के दांत। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? विष के दांत। विष के दांत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विष के दांत। विष के दांत जो है एक कहानी है और बहुत ही मार्मिक कहानी है और जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी। तो पाठ स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के पास, ताकि अधिक से अधिक जो छात्र हैं वो जुड़ सके इस क्लास से और सभी की तैयारी ढंग से हो सके। तो जल्द से जल्द आप लोग शेयर कीजिए। तब तक क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो आप सब तैयार हैं? तैयार हैं आप सब? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत एकदम मजे से पढ़ेंगे इस क्लास को। बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इस चैप्टर से भी क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो हम सबसे पहले आप सबके बता दें कि ये जो चैप्टर का नाम है विष के दांत, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या जरूरी है? हमने पिछले क्लास में आप सबको बताया था कि चैप्टर जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय देख लिया जाए। लेखक का जीवन परिचय देख लिया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो लेखक से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं एग्जाम के लिए। क्योंकि कभी कभी परीक्षा में जो है जो लेखक है उनका जन्म तिथि पूछ दिया जाता है कि जन्म कब हुआ था, या फिर लेखक की मृत्यु कब हुई थी, या फिर लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, माता का क्या नाम था। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब कि चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उससे ठीक पहले, चैप्टर से ठीक पहले हम लोग जो लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बच्चों? जीवन परिचय। हम लोग पढ़ेंगे लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेखक के जीवन परिचय से। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाठ का सारांश। पाठ का सारांश देखेंगे, एक कहानी है, बहुत मजे तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे और ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है विष के दांत। चैप्टर का नाम है विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। अब बताइए, सबसे पहले लेखक का जन्म। लेखक का जन्म। लेखक का जन्म बताइए। इसके बाद मृत्यु बताइए। लेखक का जो मृत्यु है वो बताइए। लेखक का जन्म। लेखक का जन्म अब बताइए कब हुआ था? सबसे पहले यहाँ आप लोग को दिख रहा है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 को। जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को जन्म हुआ था। और जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को।
12 सितंबर 1961 को हमारे लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु हुआ था और 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। तो ये आप लोग को याद रखना महत्वपूर्ण है। अब बताइए जन्म कब हुआ था? बोलते बोलते याद हो जाए, ऐसा कीजिए, बोलते बोलते याद हो जाए। कब हुआ था जन्म? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। और नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 को हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए, जन्म मृत्यु तो आप लोग को याद हो गया। अब बताइए कि इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? ठीक है, इनके पिता का नाम थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा क्योंकि थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा भी, ऑब्जेक्टिव में देगा तो सिर्फ इतना ही नाम देगा, पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना जरूरी है। अब बताइए ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान, जन्म स्थान आप लोग बताइए, जन्म कहाँ पर हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको हम बता दें कि ये बिहार के रहने वाले थे और इनका जन्म जो था बिहार में हुआ था। और ये एक भोजपुरी भाषी थे, शुरू से ही भोजपुरी भाषी थे, भोजपुरी बोलने वाले थे स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को हुआ था। चलिए अब इनकी माता का नाम देख लेते हैं। माता का नाम, माता का नाम इनकी, नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम, माता का नाम रत्नावती शर्मा। क्या है? रत्नावती शर्मा। याद रखिएगा, कोई भी लेखक है, कोई भी चैप्टर है, उसके जो लेखक हैं उनके जन्म, मृत्यु और माता पिता का नाम और जन्म स्थान याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये सब याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब आप लोगों को काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो लेखक का जीवन परिचय है पूरा विस्तार रूप से। चलिए जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बिहार की पुण्य भूमि पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार की पुण्य भूमि पटना, बिहार की जो पुण्य भूमि पटना को कहा जाता है, बिहार की राजधानी है। और पटना के बदरघाट में, बदरघाट एक जिला का नाम है, बदरघाट जिले में 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। इनके पिता महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे, मतलब बहुत ही विख्यात विद्वान थे। इनके जो पिताजी हैं वो संस्कृत के और दर्शन के प्रख्यात, विख्यात और एक प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनके व्यक्तित्व पर इनके पिता का बहुत प्रभाव था। जो ये आगे बढ़े, आगे जाके ये अपने लाइफ में इतने सक्सेस हुए, तो इससे किसका प्रभाव था? इनके पिताजी का प्रभाव था। आज ये इतने प्रसिद्ध हो गए और इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका जो लिखा हुआ पुस्तक है वो हम लोगों के चैप्टर में पढ़ना पड़ रहा है। तो इस पे किसका प्रभाव है, किसकी देन है? ये उनके पिता की देन है। इस पे उनके पिता का प्रभाव था। समझ गए? कोई दिक्कत? इनकी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई थी। वो कहाँ से पढ़े थे? पटना से पढ़े थे। इनकी जितनी भी पढ़ाई लिखाई थी वो पटना में हुई थी। इन्होंने स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में ग्रहण की। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। कहाँ से किया? नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए कहाँ से किया? पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत से एमए किया। इन्होंने हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य किया। इन्होंने एचडी जैन कॉलेज, जो आज का जो नाम है हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एचडी जैन कॉलेज,
तो हरदास जैन कॉलेज का पूरा नाम है, जो कि आरा में है। तो हरदास जैन कॉलेज में भी, और इसके बाद रांची विश्वविद्यालय में, इसके बाद पटना विश्वविद्यालय में वे अध्यापक रहे, मतलब पढ़ाने का कार्य करते थे। ठीक है। सन 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब हुए? सन 1959 में। और पटना विश्वविद्यालय में सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहे। मृत्यु पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक जीवित रहे, आजीवन, और उस पद पे बने रहे। किस पद पे बने रहे? हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने थे उसी पद पर पूरे जीवन भर रह गए, पूरी जिंदगी गुजार दी उसी पद पर। फिर वहां से इनका ट्रांसफर ना हुआ कहीं, और ना ही वहां से इधर उधर ये भटके। मृत्यु पर्यंत का मतलब यही होता है कि जिंदगी भर, जब से नौकरी लगी इसके बाद जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक उस पद पर बने रहे। इनकी मृत्यु 45 वर्ष की आयु में। पूछा जाए कि नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गया था, तो आप लोग बोलिएगा 45 वर्ष की आयु में। क्यों 45 वर्ष की आयु में? ही 12 सितंबर 1961 को हो गई थी। ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु जो है 45 वर्ष की आयु में हो गई थी। देखिए अब इनकी रचना देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं लेखक के। तो आइए देख लेते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा जी के कितनी रचना है और कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहली रचना है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण याद रखिएगा। दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद। हिंदी उपन्यास में विशेषतः क्या है? प्रेमचंद। साहित्य, तत्व और आलोचना। आलोचना का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, उसके विषय में कुछ कहना। ठीक है ना, कमेंट करना, आलोचना करना। आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में लिखा गया है। कौन सा है आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में लिखा गया है? साहित्य, तत्व और आलोचना। साहित्य, तत्व और आलोचना जो है आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में लिखा गया है। इसके बाद 20 के दांत और 17 असंग्रहित छोटी कहानियां, जो कि कहानी संग्रह के रूप में लिखा गया है। तो यही कहानी संग्रह से लिया गया है ये चैप्टर 20 के दांत। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा कि ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है, तो 20 के दांत और 17 असंग्रहित छोटी कहानियों से लिया गया है, या कह सकते हैं कि कहानी संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कहानी संग्रह से लिया गया है, जो अपना चैप्टर 2 20 का दांत पढ़ना है। अब देखिए केसरी कुमार तथा नरेश के साथ, केसरी कुमार के साथ और नरेश के साथ काव्य संग्रह भी किया इन्होंने काव्य संग्रह भी किया है। ये सब तो थे क्या? ये सब क्या थे? गद्य थे। ये सब क्या थे? गद्य थे। अब हम देख लेते हैं काव्य का भी संग्रह है इनका। तो काव्य में क्या क्या लिखे थे? नकेन के प्रपद्य, नकेन के प्रपद्य। इसके बाद नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, नगेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली। इसके बाद अयोध्या प्रसाद खत्री स्मरक, स्मरण होगा, स्मरण ग्रंथ। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मरण ग्रंथ। इसके बाद संत परंपरा और साहित्य आदि इनके संपादित ग्रंथ हैं। ये सब जितने भी ग्रंथ हैं वो सब इनके द्वारा संपादित की हुई हैं। कौन कौन से? ये सब आप लोगों ने देखा कि इतना सारा गद्य खंड भी है, और ये काव्यों का भी संग्रह किया है इन्होंने, जैसे नकेन के प्रपद्य। ये वाला महत्वपूर्ण है। नकेन के जो प्रपद्य है ना, ये एग्जाम में ज्यादातर बात पूछा जाता है अगर काव्य खंड की बात की जाए तो, या फिर अगर गद्य खंड की बात की जाए तो फिर ये वाला पूछा जाता है 20 का दांत, क्योंकि यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये चैप्टर जरूर पूछेगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में ये आधुनिक शैली के समर्थक थे। जैसे आलोचना अगर होती है तो ये किस युग के समर्थक थे? किस शैली के समर्थक थे? आज का जो युग है, आज का जो आधुनिक युग है, तो ऐसे शैली के, मतलब आधुनिक शैली के ये
आलोचक के समर्थक थे, ठीक है ना। आलोचना में ये आधुनिक शैली के समर्थक थे। अब देखिए ये तो हो गया लेखक का जीवन परिचय। हम लोगों ने लेखक का जीवन परिचय जाना, नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में जाना, उनके जन्म, उनके मृत्यु, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं भी हमने देख ली, गद्य खंड में रचनाएं देख ली, उनकी काव्य संग्रह भी हमने देख लिया। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। अब अपने चैप्टर पे देखते हैं पाठ का सारांश। अपना ये जो पाठ है उस पाठ का सारांश। सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि ये जो है ना, ये गरीबी अमीरी में फर्क करने वाला ये कहानी है। इस कहानी में गरीबी और अमीरी का फर्क भी दिखाया गया है और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए 3-4 लड़कियों के बाद में एक लड़का हो जाता है, तो उस लड़के को इतना मतलब प्यार दुलार मिल जाता है कि वो लड़का बिगड़ जाता है, ठीक है, और उसका परिणाम हमेशा ही गलत होता है। तो आजकल के जो गार्जियन है, माता पिता हैं, वो ऐसा कदम ना उठाएं। इसके लिए इसमें बहुत कुछ सुझाव भी हैं और बहुत ज्ञान भी है। तो आइए इस पाठ का टोटल सारांश देख लेते हैं कि क्या है। विष के दांत शीर्षक कहानी नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब क्या होता है, आप सब बताइए। व्यंग्य का मतलब क्या होता है? व्यंग्य का मतलब बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए। क्या पता है आप सबको व्यंग्य का मतलब? व्यंग्य का मतलब होता है मजाक। व्यंग्य का मतलब होता है मजाक या फिर उपहास। व्यंग्य का मतलब उपहास या फिर मजाक। हम लोग कहते हैं ना कि उसने व्यंग्य कसा है, मतलब कि उसने मजाक उड़ाया है, उसने उपहास किया है, ठीक है। तो व्यंग्य का मतलब मजाक है, उपहास है। तो इस कहानी में जो है विष के दांत शीर्षक वाली जो कहानी है, ये नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है और क्या है, एक तरह का मजाक है, एक तरह का उपहास है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? अमीरों के ऊपर। अमीरों के ऊपर एक मजाक है। इसमें एक कैरेक्टर है सेन साहब का, और सेन साहब का इसमें मजाक उड़ाया गया है, सेन साहब पर व्यंग्य कसा गया है। और इसमें कैरेक्टर है एक गिरधारी लाल, एक मदन है और एक कासू होता है। अच्छा, एक खास बात आप हम सबको बता दें, आप सबको बता दें, इस चैप्टर में खोखा खोखी शब्द भी है। खोखा खोखी भी शब्द है, खोखा खोखी। इसका मतलब आप लोग जानते हैं? जानते हैं इसका मतलब? खोखा खोखी का क्या मतलब है? खोखा खोखी इस चैप्टर में जो है प्रयुक्त हुए हैं शब्द। तो खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा बच्ची। खोखा का मतलब बच्चा, खोखी का मतलब बच्ची, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खोखा खोखी, बच्चा बच्ची। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह कहानी अत्यधिक प्यार दुलार के कुपरिणामों तथा सामाजिक असमानता एवं भेदभाव को उजागर करती है। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि ज्यादा प्यार दुलार करने से लड़के के ऊपर क्या परिणाम होता है, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, यह दिखाया गया है। और साथ ही समाज में हो रहे भेदभाव को भी उजागर किया गया है, ठीक है। अब देखिए सेन साहब को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सेन साहब जो है इस कहानी में एक मुख्य पात्र हैं। सेन साहब एक कैरेक्टर का नाम है इस कहानी के। सेन साहब को ढलती उम्र में बेटा होता है, मतलब उस उम्र के अंतिम पड़ाव पर, उम्र का जो अंतिम पड़ाव होता है उसमें उनको एक बेटे का सुख प्राप्त होता है। इससे पहले उनकी 5 बेटियां थी, ठीक है। उसका नाम कासू रहता है। जो सेन साहब का जो लड़का होता है, उस लड़के का नाम क्या रहता है? कासू रहता है। उस उम्र में 5 बेटियों के बाद बेटा होना उस बच्चे को अत्यधिक प्यार देने के लिए काफी है। खास करके आज के युग में हम भी देखें, अपने समाज में देखें, तो 5 बेटी के बीच में अगर एक लड़का पैदा हो जाए तो वो प्यार दुलार देने के लिए इतना तो काफी है। कोई भी कहता है कि भाई ये अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, 5 बहनों में एक तो भाई है, थोड़ा अधिक प्यार दुलार मिलता है। लेकिन अधिक प्यार दुलार देने के कारण कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं, गलत परिणाम होता है, जो कि इस कहानी में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। सेन साहब जो हैं, सेन साहब अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। हालांकि सेन साहब का एक ही पुत्र था, एक ही बेटा था,
तो वो अपने से अधिक प्यार करते थे, बहुत ही मतलब लड़कियों से अधिक प्यार करते थे। लड़कियों से अधिक किसको मानते थे? लड़के को मानते थे। किसको? कासू को। लड़के का नाम कासू है। चलिए, बेटियों को कड़े अनुशासन में रखते हैं। बेटियों को क्या करते हैं? कड़े अनुशासन में रखते हैं, बहुत नियम से रखते हैं, तौर तरीके से रखते हैं। लेकिन बेटे को खुली छूट है कि बेटा जो भी करे सही है, ठीक है। इस तरह बेटे का मन बढ़ाया जाता है। लेकिन बेटा को कुछ सिखाते ही नहीं। बेटियों को तो अनुशासन में रखते हैं, कड़े नियम से रखते हैं, लेकिन बेटे को वो कुछ नहीं सिखाते थे, कुछ भी नहीं सिखाते थे बेटे को। मतलब बेटा अगर कोई गलती भी कर दे तो वो ये नहीं कहते थे कि बेटे ने गलती की है, ठीक है। तो वो अपनी बेटे की गलती कभी नहीं मानते थे, लेकिन बेटा को कुछ नहीं सिखाते थे। वह जो भी करता है उन्हें उसमें गुण ही दिखाई देता है। अगर बेटा कुछ भी करता है तो उनको गुण ही दिखाई देता था, उसमें दोष नजर नहीं आता था। अगर बेटे ने गाड़ी का हवा भी निकाल दिया, टायर पंचर कर दिया, तो भी उसमें उसको दोष नजर नहीं आता है, उसके गुण ही दिखाई पड़ते हैं। और इनका सपना रहता है कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएं। सेन साहब का सपना रहता है कि हम कासू को इंजीनियर बनाएं, और वह इस लाइन के लिए सही है। आइए देखते हैं कहानी में। वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उसमें इंजीनियर बनने की संभावना नजर आती है। वो अपने बेटे में कैसी संभावना देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेन साहब जो हैं अपने बेटे में कैसी संभावनाएं देखते हैं, तो वो अपने बेटे में इंजीनियर बनने की संभावना देखते हैं, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सही है। वे अपने बेटे की हर शैतानी से खुश होते हैं। बेटा अगर कोई भी शैतानी करता है, कोई भी गड़बड़ काम करता है, तो वो उस पर खुश होते हैं, ना कि उसे डांटते हैं, फटकारते हैं। अगर लड़का कोई गलत काम कर दिया तो वो उस पर खुश होते हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब उनके बेटे ने उसके दोस्त की गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी तो वे उन्हें खुश होकर बताने लगे कि देखा, हमेशा वो गाड़ी के पीछे पड़ा रहता है, इंजीनियर जो बनना है उसे। एक बार की बात है, होता क्या है कहानी में कि सेन साहब के कुछ दोस्त जो हैं आए हुए थे उनके घर पर कुछ बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो जो घर के बाहर कार खड़ी थी और ये जो कासू है, कासू क्या करता है, सेन साहब का जो लड़का है वो जाकर के गाड़ी का हवा निकाल देता है। और हवा निकालने के बाद भी सेन साहब जो हैं उस लड़के को, उस कासू को कुछ भी नहीं बोलते और गर्व से ये बात बोलते हैं कि ये जो है देखिए कितना अच्छा है, ये उसी में लगा रहता है, उसके ही पीछे भागता रहता है, गाड़ी घोड़ों के पीछे भागता रहता है, आखिर इसे इंजीनियर तो बनना ही है क्योंकि यह इस रास्ते पर चल रहा है। उन्हें उसमें दोष नजर नहीं आता है, सिर्फ गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक गरीब बच्चा जब उनकी गाड़ी को छू कर देखना चाहता है तो वो उसे उसका ड्राइवर ढकेल कर गिरा देता है। वहीं कासू ने उतना बड़ा कांड किया, लेकिन सेन साहब को कोई भी मतलब वहां पर उसके दोष नहीं दिखाई दिए। लेकिन वहीं पे एक गरीब का बच्चा सिर्फ उस गाड़ी को टच कर देता है, सिर्फ छू देता है, तो जो सेन साहब के ड्राइवर होते हैं उस बच्चे को ढकेल कर गिरा देते हैं और उससे उस बच्चे को चोट लग जाती है, जिससे उस बच्चे को चोट आ जाती है और उसके घुटने से खून निकल जाता है। ठीक है। क्या करता है ड्राइवर? सेन साहब का जो ड्राइवर है वो उस बच्चे को ढकेल कर गिरा देता है, जिस पर बच्चे के घुटने में चोट आ जाता है और घुटने से खून बहने लगता है, खून निकल जाता है। उस बच्चे की माँ जब उन्हें कुछ कहना चाहती है तो उल्टे उसको चुप करा देते हैं। जब उस बच्चे की माँ आती है और सेन साहब से कुछ कहना चाह रही थी, तब तक सेन साहब ने उसे कड़की आवाज में डांट कर उसको चुप करा दिया। उस बच्चे के पिता को, किस बच्चे के? जिसने गाड़ी को टच किया था। आप सबको बता दें, उस बच्चे का नाम मदन रहता है और उस बच्चे के पिता का नाम गिरधारी लाल रहता है। आइए देखें क्या था। उस बच्चे के पिता को बुलाकर डांटते हैं
जो बच्चा टच किया था उस बच्चे के पिता को फिर बुलाते हैं और उसको भी बुलाकर डांटते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे का जो पिता होते हैं गिरधारी लाल, उनके यहाँ ही नौकरी करते हैं, सेन साहब के यहाँ नौकरी करते थे। डांटते हैं और बच्चे को अनुशासन सिखाने का उपदेश देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो सेन साहब हैं अपने बच्चे को तो अनुशासन सिखाते नहीं हैं, लेकिन उस बच्चे के पिता गिरधारी लाल को बुलाकर और उसको उपदेश देते हैं, उसको सिखाते हैं कि आप अपने बच्चे को अनुशासन सिखाइए, नियम में रहना सिखाइए। ठीक है, अनुशासन सिखाने की बात करते हैं सेन साहब और कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही चोर डाकू बनते हैं। और कहते हैं सेन साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं ना वही चोर डाकू बनते हैं। क्या बनते हैं? चोर डाकू बनते हैं। ठीक है, उस बच्चे का नाम मदन था, उस बच्चे का नाम मदन था और उसके पिता का नाम गिरधारी लाल गिरधर था। घर जाकर अपने बेटे की पिटाई करता है और घर जाने के बाद जो गिरधर है वो अपने बेटे मदन की ही पिटाई करता है। ठीक है, क्योंकि वो तो अपने जो मालिक हैं सेन साहब उनको तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो बच्चा है उसी को मारते थे, रोज आकर के घर पे पीटते थे। थोड़ा बहुत गलती हो जाती थी, बच्चों से तो गलतियां होती रहती है, लेकिन गिरधर जो हैं घर पे बुलाकर रोज अपने बेटे को पीटते थे। और उस दिन भी, जिस दिन सेन साहब ने कहा कि अपने बेटे को अनुशासन सिखाइए, उस दिन भी गिरधर ने घर पर जाकर मदन को बहुत मार मारा, बहुत पीटा। मदन अभी तो बच्चा है, लेकिन उसके अंदर भी भावना है। भले ही मदन अभी बच्चा है, मदन भले ही अभी बच्चा है, लेकिन भावना तो उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी भावना है। वो भी तो सोच रहा होगा कि मैंने गलत नहीं किया, फिर भी आज हमें मार खाना पड़ रहा है। और वो जो सेन साहब का लड़का है उसने गलती भी किया और उसको एक डांट तक नहीं पड़ी। इतना तो भावना बच्चों में होता ही है, और वही मदन सोच रहा था। दूसरे दिन कासू उस पर झपटता है। अब ये धीरे धीरे ये कहानी बीत गई। अगले दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, अगले दिन की बात है कि जो कासू है वो भी खेल रहा था गली में और मदन भी खेल रहा था। अचानक किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। ऐसे तू मैं हो जाता है, बस बड़ा झगड़ा नहीं होता है, बस तू मैं होता है। और इसी बात को लेकर जो कासू है वह मदन पर झपटता है। कासू क्या करता है? मदन पर झपटता है, मतलब उसको मारने के लिए दौड़ता है। इस पर मदन क्या करता है? उस कासू को मारकर आगे के 4 दांत तोड़ देता है। ठीक है, झपटता है, वह कासू के 2-2 दांत तोड़ देता है, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, 4 दांतों को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? मदन जो है कासू के दांत तोड़ देता है और वही अपना बदला ऐसे ले लेता है। और इसीलिए इस चैप्टर का जो शीर्षक रखा गया है विष के दांत, क्योंकि ये जो विष भरा हुआ था उसके दांत गिरा दिए उन्होंने, जिसके कारण उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अब बताइए, मदन ने कासू के जो दांत तोड़ दिए, अब भला सेन साहब जो हैं अपने यहाँ गिरधर को नौकरी पर कैसे रखते? गिरधर को नौकरी से निकाल दिए। वो क्या किए? नौकरी से निकाल दिए, अपने यहाँ से हटा दिए। अब देखिए, फिर भी उसका पिता उसे गले लगा लेता है। फिर भी जब गिरधर आता है तो उनको एहसास होता है कि हाँ, हमारे बेटे ने सही किया है और हमारे जो बेटे ने बदला लिया है और ये बदला लेकर अच्छा किया है। और वह आकर के जो गिरधर हैं आकर के मदन को गले लगा लेते हैं, बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया था। गिरधर क्यों खुश थे, क्यों गले लगा लिए थे? क्योंकि उन्होंने जो है, मदन ने अपने अपमान का बदला ले लिया था, जो विष के दांत है उसको तोड़ दिया था। और इसी कहानी के चलते, इस जो दांत टूटा है इसी के चलते इस चैप्टर का नाम विष के दांत रखा गया है। तो कैसा लगा आप सबको कहानी? अब बताइए कैसा लगा आप सबको कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और ये जो चैप्टर है इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पाठ का सारांश लिखने को भी बोल देता है, एग्जाम में कभी कभी पाठ का सारांश लिखने को भी आ जाता है। तो अगर आप सबको ये जितना भी शुरू से है ये चैप्टर
इस चैप्टर का जो पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक को ज्वाइन कर लेते हैं, उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके सभी क्लासेज के टॉपर चॉइस प्लेटफॉर्म से जितने भी प्रोवाइड हो रही क्लासेज, उन सभी क्लासेज के पीडीएफ आप सबको प्राप्त होते रहेंगे और आप लोग एंजॉय करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास हम लेकर आएंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में सब्जेक्टिव हम कराएंगे, टोटल क्वेश्चन आंसर हम बारी बारी से करा देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद। अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।